ये कहानी बंदर और एक राजा की है। बादशाह अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की सैर कर रहे थे। तभी बादशाह अपने वजीर से कहते हैं, हमें जोरों की भूख लगी है, जल्दी से हमारे लिए खाना लगाया जाए। जी हुजूर। वजीर खाना लेने चला जाता है। तभी बादशाह की नजर एक दरख्त पर बैठे बंदर पर पड़ती है, जो बादशाह को बेतहाशा देखे जा रहा था। तभी बादशाह उस बंदर को देखकर कहते हैं, लगता है ये बंदर भूखा है। वजीर, उस बंदर को भी कुछ खाने को दे दो। जी हुजूर। इतना कहकर वजीर उस बंदर के पास खाने के लिए कुछ केले लेकर जाता है, लेकिन तभी वो बंदर उस केले को लेने से मना कर देता है और एक पत्थर से जमीन पर कुछ लिखता है। ये देख बादशाह कहता है, ये बंदर क्या कहना चाहता है, जरा हमें पढ़कर बताओ। हुकुम, इसमें लिखा है कि ये बंदर भी आपकी तरह शाही खाना खाना चाहता है। जैसे दस्तरखाना आपके लिए लगाया गया है, वैसे ही इसे भी चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। ये बंदर हमें मामूली मालूम नहीं होता। जाओ, इसके लिए भी ऐसे ही दस्तरखाना लगाया जाए और शाही दावत पेश की जाए। बादशाह के कहने पर वजीर वैसा ही करता है और बंदर के लिए शाही दावत तैयार की जाती है। कुछ देर बाद बादशाह खाना खा लेते हैं और कहते हैं, ये बंदर अभी तक गया नहीं, इसे क्या चाहिए? मालूम नहीं हुजूर, लगता है ये हमारे साथ रहना चाहता है। ऐसा है तो इसके लिए भी सोने की जगह तैयार की जाए। ये सुन एक बार फिर से बंदर जमीन पर लिखता है, जिसे पढ़ते हुए वजीर कहता है, मेरे आका, ये बंदर कह रहा है कि इसे जमीन पर नहीं बल्कि आपकी तरह तंबू में सोना है। ठीक है, इस बंदर के लिए भी ऐसा ही तंबू लगाया जाए। ये बंदर हमें कुछ ज्यादा ही पसंद है, बाकी मखलूकों से बेहतर समझदार मालूम होता है। आज से ये हमारा साथी है और हमारा खासम खास भी। बादशाह के हुक्म पर बंदर के लिए भी शाही तंबू लगाया जाता है। अगली सुबह बादशाह अपने वजीर और गुलामों के साथ अपने महल वापस आ जाता है, जहां बादशाह का वजीर बादशाह से कहता है, हुकुम, इस बंदर का क्या करना है? ये कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा से क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारे महल में। ये सुन बंदर फिर एक बार कुछ लिखता है, जिसे वजीर पढ़कर बताता है। हुकुम, ये बंदर तो कह रहा है कि इसे आपकी तरह एक महल चाहिए। ये अपने अलग महल में रहना चाहता है। ऐसी बात है तो ठीक है, हमारा दूसरा महल खाली है, आज से तुम वहीं रहोगे। इतना कहकर बादशाह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दो गुलाम आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं। अरे, ये सुल्तान को क्या हो गया है? वो इस बंदर की बातें क्यों मान रहे हैं? भला एक बंदर को इतना बड़ा महल क्यों दिया गया है? कोई तो वजह रही होगी ना। मुझे तो लगता है ये कोई बेशकीमती बंदर है, वरना बादशाह किसी बंदर के लिए इतने हमदर्द कैसे हो सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी सल्तनत में फैल जाती है कि बादशाह ने एक बंदर को अपना अजीज बना रखा है और उसे अपना महल दे रखा है। इस बात से सभी हैरान थे, यहाँ तक कि जब ये बात बादशाह की बेगम को मालूम होती है तो वो गुस्से में लाल अपने शौहर से सवाल करती है, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने एक बंदर को अपना अजीज बना रखा है और उसे अपना महल भी दिया है। हाँ, वो कोई मामूली बंदर नहीं है, हमें वो काफी मुख्तलिफ मालूम होता है और हमें ये भी मालूम है कि हम कभी गलत नहीं होते। आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? एक बंदर को इतनी अहमियत ना दीजिए, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। इतना कहकर मलिका वहाँ से चली जाती है। अब पूरी सल्तनत में उस बंदर के ही चर्चे थे। वो बंदर भी अब सुल्तान के महल आया जाया करता था। जब भी बादशाह अपने महल में अपनी आवाम से मुखातिब होकर इंसाफ किया करते, तो वो बंदर भी वहाँ जाकर ये सब देखा करता। लेकिन कई बार वो बादशाह के हाथ से कलम छीनकर उनके इंसाफ को खारिज करके सही फैसला बादशाह को बताया करता। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने हमसे यानी बादशाह के हाथ से कमल छीना? मेरे हुक्म, इस बंदर ने इस कलम से कुछ लिखा है, पढ़कर बताओ। मेरे बादशाह, आपने जो फैसला सुनाया है वो इस गरीब के हक में बेहतर नहीं है। ये मामला जरा नाजुक है, आप एक बार फिर इस पर ख्याल कीजिए और देखें
कि इस गरीब ने रोटी की चोरी अपने बच्चे का पेट भरने के लिए की थी, इसलिए इसे सजा ना दी जाए। बहुत खूब। हमें मालूम था तुम कोई मामूली बंदर नहीं हो, बल्कि बहुत ही समझदार बंदर हो। हम ऐसा ही करेंगे। बादशाह उस बंदर की बात सुनकर गरीब के हक में फैसला लेते हैं। ये देख सभी हैरान थे कि एक बादशाह एक जानवर बेजुबान बंदर की बात मान रहे हैं। धीरे धीरे बंदर के किस्से महल में बादशाह की बेटी तक भी पहुंच जाते हैं। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन जब शहजादी अपनी सहेलियों के साथ उस बंदर के महल उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ उस बंदर की नजर शहजादी पर पड़ती है और वो उसे देखता रह जाता है। ये बंदर तो मामूली मखलूक है, इसमें अब्बा जान को क्या खास बात नजर आई होगी। तभी वो बंदर शहजादी के करीब आने की कोशिश करता है और वो सभी उस बंदर से डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बंदर के मन में शहजादी की तस्वीर उतर चुकी थी। दूसरी ओर जब शहजादी अपने कमरे में जाकर खुद को निहारती है तो उन्हें आईने में उस बंदर का चेहरा नजर आता है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे उस बंदर की शक्ल क्यों नजर आ रही है? शायद हम थक गए हैं। कुछ देर बाद जब शहजादी दोबारा अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है वो बंदर उनके कमरे में आकर बैठा था, जिसमें आईने पर कुछ लिखा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या लिखा है? तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुमसे पहली नजर में इश्क हो गया है, क्या मेरी बेगम बनोगी? ये पर पहले शहजादी हैरान होती है, जिसके बाद वो हंसते हुए कहती है अब अब्बा जान की तरह तुम हमें भी पसंद आ रहे हो, बहुत मजा किया हो तुम। शहजादी और वो बंदर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हर दिन बंदर और शहजादी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये बात एक दिन वजीर बादशाह से। बादशाह, एक बेहद अजीब वाक्य सुनने को मिला है। क्या बात है, बताओ। सुनने को मिला है कि कुछ रोज से वो बंदर शहजादी के कमरे में आया जाया करता है। मामला कुछ ठीक नहीं है। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह, ये तो आप उस बंदर से ही मालूम करें। ये जो अफवाहें हैं वही बताएगा अब। वजीर की बात से बादशाह आग बबूला हो जाते हैं और बंदर के महल की ओर चल देते हैं, जहाँ बंदर अपने कमरे में आराम कर रहा था। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम हमारी बेटी के कमरे में आया जाया करते हो? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें हमने अपना खास बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी बेटी को परेशान करोगे। जिसके बाद बंदर बड़ी ही चालाकी से बादशाह की तलवार उसकी म्यान से निकालकर बादशाह के गले पर तान देता है और दूसरे हाथ से जमीन पर लिखता है, जिसमें लिखा होता है, अगर बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस बंदर से नहीं करवाई तो बंदर बादशाह की जान ले लेगा और ऐसा करने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। ये सुन बादशाह घबरा कर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदर और एक इंसान की शादी हो जाए? मैंने तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया और तुम मेरी ही जान के दुश्मन बने बैठे हो। इतना कहकर एक बार फिर से वो बंदर लिखता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, लेकिन तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान दूं। तुम मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो, मैं कल सुबह तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। ये सुन बंदर अपनी तलवार हटा देता है और बादशाह अपने महल में वापस आ जाता है। अरे अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अगर ये बात मैंने बेगम को बताई तो वो पूरी सल्तनत सर पर उठा लेगी। पूरी रात बादशाह की इसी सोच में गुजर जाती है कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। वो उस बंदर को मार भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बेहद ही शातिर बंदर था, वो किसी के हाथ नहीं आता था। अगली सुबह बादशाह अपनी बेटी के कमरे में जाकर उससे पूरा वाक़या जाहिर करके कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद अपनी माँ और अपना बेहद ख्याल रखना। लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जान? अल्लाह न करे ऐसा कभी हो। बेटी, अब मैं क्या बताऊँ? मैं एक बेहद बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी की हिफाजत भी नहीं कर सकता। फिर क्या फायदा इस बादशाह का जो अपनी बेटी की ही हिफाजत ना कर सके। मैंने सोचा है कि एक बंदर से अपनी जान से प्यारी बेटी की शादी करवाने से अच्छा है मैं अपनी जान ले लूं। अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बताएं क्या मसला है? बादशाह अपनी शहजादी से पूरा वाक़या जाहिर करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अब्बा जान, ऐसा ना कहिए। आपके बाद इस सल्तनत का क्या होगा? हमारा क्या
सल्तनत में करवा देता है। ये बात जब मलिका को मालूम पड़ती है तो वो उन्हें एक कमरे में कैद करवा देता है, जिसके बाद शहजादी और उस बंदर का निकाह किया जाता है। निकाह के बाद ना चाहते हुए भी मलिका को अपनी बेटी और बंदर को अपनाना पड़ता है। मैं कैसी माँ हूँ जो ये जुल्म होते हुए ना रोक पाई। मेरी बच्ची की शादी एक बंदर से हो गई। मैं उसकी जवानी ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। एक बंदर और इंसान का कोई मेल नहीं है। मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ निकाह के बाद शहजादी बहुत खुश रहती थी, जो कि दिन में अपने अब्बा के महल में रहती तो रात में अपने शौहर के महल में। एक दिन उस बंदर को मारने के इरादे से मलिका भेष बदलकर बंदर के महल में पहुँच जाती है, जहाँ रात के वक्त शहजादी अपने कमरे में किसी से हंस-हंस कर बातें कर रही थी। ये आदमी कौन है जिससे मेरी बेटी हंस-हंस कर बातें कर रही है? मलिका दरवाजे से झांक कर देखती है, जहाँ एक सुंदर आदमी बैठा हुआ था और कमरे के बाहर बंदर की खाल पड़ी थी। अच्छा, तो ये बात है, यानी ये कोई बंदर नहीं है, ये एक इंसान है। लेकिन जब मेरा दामाद इतना सुंदर है तो इसे बंदर की खाल पहनने की क्या जरूरत है? ऐसा करती हूँ, इस खाल को जला देती हूँ ताकि ये दोबारा कभी बंदर ना बन सके। इतना कहकर मलिका बंदर की खाल जलाने लगती है। दूसरी ओर शहजादी का शौहर भी धीरे धीरे जलने और गायब होने लगता है, जिसे देख शहजादी परेशान हो जाती है। शहजादी जल्दी से बाहर आती है तो अपनी माँ को चमड़ी जलाते हुए देख चिल्ला पड़ती है, ये आपने क्या कर दिया अम्मी? अपने बेटे का सुहाग मिटा दिया। ये तो क्या कह रही है बेटी? मुझे नहीं मालूम था ऐसे करने से दामाद जी गायब हो जाएंगे। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? उस दिन के बाद से ना शहजादे और ना ही शहजादी का कोई पता चलता है। शहजादी अपने शौहर की तलाश में जोगन बन जाती है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ दो परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। वो उनकी बात सुन लेती है। मैंने सुना है इस सल्तनत के शहजादे बहुत अमीर हैं। किसी ने उन्हें जला दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन अभी तक उनका इलाज मुमकिन नहीं हुआ है। होगा भी कैसे? जले के निशान जो है, जब तक उसके शरीर पर इस पेड़ की पत्तियां लगाकर मालिश न की जाए वो ठीक नहीं होगा। उन दोनों परिंदों की बात सुन शहजादी समझ गई थी कि वो उसका शौहर ही है। शहजादी जल्दी से अपना भेष बदलकर उस पेड़ की पत्तियां लेकर जाती है। एक तबीब बनकर उनके महल में शहजादे का इलाज करती है। पूरे 10 दिन तक खिदमत करने के बाद शहजादे को होश आता है और उन्हें अपनी बेगम की याद आती है। तब तक शहजादी वहाँ से अपने महल लौट चुकी थी। वक्त काफी गुजर चुका था। शहजादा बादशाह के महल आता है, जहाँ बादशाह अपनी बेटी के गम में बीमार थे और शहजादा बादशाह को बताता है कि वो वही बंदर है जो कभी राजा का दोस्त था। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही बंदर हो, यानी हमारे दामाद हो। हमें अपनी बेगम से मिलना है। वो तो ना जाने कब से आपका इंतजार कर रही है। बादशाह के कहने पर शहजादा उसी महल में जाता है जहाँ वो बंदर बनकर रहता था, जहाँ शहजादी उनका इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम मुझे यही मिलोगी। तुम आ गए? मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये तो मेरी अंगूठी है, तुम्हारे पास कैसे आई? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं तुम्हारी तलाश में तबीब बनकर तुम्हारा इलाज कर रही थी। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन एक दफा भी नहीं पूछा कि मैं बंदर कैसे बना। शहजादा शहजादी को अपने इंसान से बंदर बनने की दास्तां बताता है, जहाँ वो गलती से एक बच्चे पर तीर चला देता है और उसके बूढ़े दादा जान उस शहजादे को इंसान से बंदर बनने की बद्दुआ दे देते हैं। लेकिन शहजादे को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रो रो कर माफी मांगता है और दादा जान उसे कहते हैं जब तक एक लड़की सच्चे दिल से उसे नहीं चाहेगी और निकाह नहीं करेगी तब तक शहजादा एक बंदर बनकर ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। बस यही थी मेरी कहानी। अब मैं आपको यहाँ से अपने साथ लेने आया हूँ। मैं अपने शौहर के साथ जाना पसंद करूँगी। इस तरह शहजादा और शहजादी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारते हैं। अर्शी एक बहुत ही नटखट और शरारती लड़की थी। शरारत में कभी कभी वो कुछ भी कर जाती थी और उसकी माँ हमेशा से समझाती रहती। एक दिन की बात है, अर्शी अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी उसे अपने घर के आंगन में लगे पौधों पर एक तितली दिखाई देती है और उसे देखकर उसे शरारत करने की सोचती है। तितली, ये तितली तो कितनी सुंदर है, मैं अभी इसे पकड़ती हूँ। और फिर वो जल्दी से
के अंदर जाती है और एक कांच का ग्लास लेकर उस तितली को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाती। आहा, ये तितली तो पकड़ में ही नहीं आ रही, ऐसे तो मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो तितली फिर से फूल पर आकर बैठती है, तो वो जल्दी से उसे बोतल में बंद कर देती है। लो, कर दिया बंद। बेचारी तितली बोतल में बंद होने के कारण उड़ नहीं पा रही थी और वो फड़फड़ाने लगती है। तितली को इस तरह से फड़फड़ाते हुए देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। ये अब आया ना मजा, कैसा लग रहा है बोतल में बंद होके, अब उड़ो उड़ो। वो ये कहते हुए बहुत खुश होती है और तितली को अपने कमरे में ले जाकर टेबल पर रख देती है। तभी इतने में ही उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है और जब वो तितली को बोतल में बंद देखती है, अर्शी, ये क्या मजाक है, भला तितली को भी कोई बंद रखता है। और फिर उसकी माँ तितली को उड़ाने के लिए बोतल खोलती है। माँ, इसे उड़ाओ मत। उसकी माँ बोतल खोल देती है और इसे उड़ा देती है। बोतल में से निकलते ही वो तितली फिर से उड़ जाती है। माँ, आपने उस तितली को क्यों उड़ाया? कितनी मुश्किल से मैंने उसे पकड़ा था, आपने उसे उड़ा दिया। क्या तुम बंद कमरे में रह सकती हो? अगर मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूं, तुम्हें कैसा लगेगा जो तुमने इस बेचारी तितली को ये बोतल में बंद करके रख दिया? क्या माँ कुछ भी कहती है, आप मुझे कमरे में बंद करके नहीं रख सकती, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ। किसी दिन जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि कैसा लगता है मेरी बच्ची। ये कहकर उसकी माँ रसोई में काम करने चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। और जब शाम होती है, उसकी माँ खाना बना लेती है, तो वो अर्शी और उसके पापा को खाने के लिए आवाज लगाती है। खाना तैयार है, आकर खाना खा लो। अर्शी और उसके पापा खाने की टेबल पर आ जाते हैं और साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अर्शी भी अपने कमरे में जाकर सोने चले जाती है। और जैसे ही वो सोने वाली होती है, तभी उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ती है। ये मकड़ी जाला बुनते हुए कितनी अच्छी लग रही है, लगता है ये रहने के लिए अपना घर बना रही है। उसे इस तरह से जाला बनाते हुए देखकर उसे फिर से शरारत सूझती है और जैसे ही उस मकड़ी का जाला पूरा होता है, वो फिर से उसका जाला तोड़ देती है और फिर वो मकड़ी फिर से अपना जाला बनाना शुरू कर देती है। उसे फिर से जाला बनाते हुए देखकर उसे बड़ा मजा आता है और वो खुश होते हुए कहने लगती है, आहा, मैं तो देखती हूँ कि तुम ये जाला कैसे बना पाती हो। जाला टूटने के बाद वो मकड़ी फिर से अपना जाला बनाना शुरू करती है और जैसे ही उसका जाला पूरा बन जाता है, तो अर्शी फिर से उस जाले को तोड़ देती है। इस बार उस मकड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्शी को काट लेती है, जिससे वो डर से चिल्ला उठती है। लगता है मकड़ी ने मुझे काट लिया, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे काटा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और वो उस मकड़ी को जिंदा ही मार डालती है और उसके बाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। तभी जैसे ही आधी रात होती है, उसके शरीर में उस मकड़ी की आत्मा घुस जाती है और उसका पूरा शरीर मकड़ी में बदलने लगता है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरी तरह से डर लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना अजीब तक लग रहा है और मेरा शरीर, ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? फिर देखते देखते वो बहुत बड़ी भयानक मकड़ी बन जाती है और डरावनी आवाज में बोलने लगती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे किसी के मकान में खुली हुई खिड़की नजर आती है और वो भयानक आवाज में जोर से हंसने लगती है। मिल ही गया शिकार। और फिर वो खिड़की से मकान में चुपके से घुस जाती है और वहाँ पर सो रहे एक लड़की को देखती है और उसके आसपास जाला बनाने लगती है, जिससे वो लड़का उसमें बुरी तरह फंस जाता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी आँख खुल जाती है। अपने सामने मकड़ी को पाकर वो बहुत बुरी हालत में आ जाता है। मैं मकड़ी, मैं बचाओ मकड़ी। जैसे ही वो लड़का चिल्लाने की कोशिश करता है, तो वो मकड़ी उसे अपनी बनाई हुई जाली में फंसाकर मार डालती है और भयानक आवाज में हंसने लगती है। मेरे जाले से कोई नहीं बच पाएगा, सबको मार डालूंगी, सबको। और जैसे ही
सुबह होने वाली होती है, उससे पहले ही वो मकड़ी अर्शी बन जाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। और फिर अगली सुबह होते ही उस लड़के के परिवार वाले उस मकड़ी के जाले में फंसा हुआ मरा हुआ पाते हैं और उसे देखकर रोने लगते हैं। या अल्लाह, हमारे बच्चे को ये क्या हो गया? इसे किसने मार डाला? रात को तो अच्छा भला सोया था, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? ये मकड़ी के जाले में कैसे फंस गया? उस लड़के के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका बेटा मकड़ी के जाले में कैसे फंस गया। उधर अर्शी की माँ उसे जगाने आती है और उसके कमरे में उसे बहुत से मकड़ी के जाले नजर आते हैं और वो हैरान हो जाती है। कल तो यहाँ पर एक भी जाला नहीं था, ये रात में अचानक इतने जाले कहाँ से आ गए? तभी उसकी बेटी अर्शी भी जाग जाती है। अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और फिर अर्शी की माँ उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना खिलाकर उसका कमरा साफ करके सारे जाले हटाने लगती है। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ को कुछ अजीब लगता है। मकड़ी के जाले घर में लगना अच्छा नहीं होता बेटा। पर मुझे मकड़ी के जाले अच्छे लगते हैं, इन्हें रहने दो। अर्शी की माँ अपनी बेटी की बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करती है, पर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जाकर रसोई में बाकी का काम करने लगती है। माँ के जाते ही वो फिर से मकड़ी में बदल जाती है और जाली बनाने लगती है और वो पूरा कमरा जाले से भर देती है। और जब कुछ देर बाद फिर से उसकी माँ आती है तो वो फिर से अर्शी बन जाती है और उसकी माँ को उसके बारे में नहीं पता चलता। जब वो उसके कमरे में देखती है तो पहले से ज्यादा हैरान हो जाती है। या अल्लाह, ये क्या है? ये कमरा तो जालों से भरा है। अभी जब कुछ देर पहले मैं आई थी तब तो इसमें बहुत कम जाले थे और अचानक इतने जाले कहाँ से आ गए? और फिर वो अपनी बेटी अर्शी से कहती है, अर्शी, और तुम ये जालों के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना घर में मकड़ी के जालों का होना ठीक नहीं है। अर्शी अपनी लाल आंखों से बोल रही थी। पर माँ, मुझे जालों के साथ रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर अर्शी की माँ को गुस्सा आता है और वो जाले हटाने लगती है। वो देखती है कि अर्शी भयानक आवाज में गुस्से से बोलती है, जाओ यहाँ से और मेरे जालों को हाथ मत लगाना, जाओ यहाँ से। अर्शी की भयानक आवाज देखकर उसकी माँ बुरी तरह से डर जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। और फिर कुछ देर बाद में रात हो जाती है तो अर्शी और उसकी माँ सो जाती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तभी अचानक से उसकी माँ की नींद खुल जाती है और उसे कुछ अजीब सी भयानक आवाजें अपनी बेटी अर्शी के कमरे से सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से डर जाती है और मन ही मन अल्लाह को याद करने लगती है। या अल्लाह, ये भयानक और डरावनी आवाजें तो अर्शी के कमरे से आ रही है और उसके कमरे में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाजें कैसी? और फिर अर्शी की माँ डरते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है और वो अपनी बेटी को मकड़ी में बदला हुआ देखती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी मकड़ी नहीं बन सकती। या अल्लाह, कोई तो मेरी मदद करो। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मकड़ी बनते देखकर उसे बड़ा दुख होता है। तभी वो उस मकड़ी को बाहर जाते हुए देखती है तो वो भी छुपकर उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो उस मकड़ी को किसी के घर में घुसकर एक सोती हुई लड़की को जाले में लपेटकर मारते देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से भागकर अपने घर जाती है और घर पर वो अपनी बेटी को सोता पाती है। मैं अपनी बेटी को ये सब नहीं करने दूंगी, मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगी। इससे पहले कि ये किसी और की जान ले, मुझे कुछ करना होगा। और फिर वो जल्दी से तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बाबा, मेरी बेटी को बचाने का कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी बेटी की जान बच सके। तेरी बेटी के शरीर में मकड़ी की आत्मा है क्योंकि उसे तेरी बेटी ने अपने शौक के लिए मारा था, इसलिए वो तेरी बेटी से बदला ले रही है। ये ले, ये बबूत लेकर जा और अपनी बेटी के मकड़ी बनते ही उसके ऊपर डाल देना, जिससे वो शैतानी मकड़ी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर वो तांत्रिक बाबा से बबूत लेकर घर आती और जैसे ही अपनी बेटी को मकड़ी बनते देखती है, वो तांत्रिक बाबा की दी हुई बबूत उसके ऊपर डालती है, जिससे वो शैतानी मकड़ी चिल्लाती हुई उसके शरीर से बाहर निकलती है और
छोड़कर चली जाती है और उसकी बेटी अर्शी को भी सबक मिलता है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब दर्जी रहा करता था, जिसकी बेटी का नाम था अलादीन। अलादीन अपने अबू नाम के बंदर के साथ दिन रात खेलता और मस्ती करता। उसकी माँ उसे दिन रात समझाती रहती, लेकिन अलादीन के ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती। अलादीन तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतना मत खेला करो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं हो। ये नहीं कि अपने पिताजी के काम में हाथ बटाओ, जिससे उन्हें थोड़ी मदद हो सके, पर तुम्हें तो समझाना जैसे पत्थर पर सर मारना है। क्या माँ, जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं काम कर लूंगा। तब तक तो मुझे खेलने दो। अलादीन के ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता और वो फिर से जाकर खेलने लगता है। तभी कुछ ही देर बाद एक आदमी उसे आकर बताता है, अलादीन, जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्होंने तुम्हें जल्दी घर बुलाया है। अलादीन जल्दी से अपने घर जाता है, जहाँ उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और उसके पिताजी अंतिम सांसें ले रहे थे। अलादीन बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बाद तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। पता नहीं अब क्या होगा, या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा। और फिर कुछ दिन बाद अलादीन अपने पिताजी की दुकान पर बैठ जाता है और उनका काम अच्छे से संभालने लगता है, जिससे कि उसकी माँ बड़ी खुश होती है। ये देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, तू काम अपने पिताजी का कितने अच्छे से संभाल रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये तू है। हाँ माँ, ये मैं ही हूँ। अच्छा माँ, अब मुझे काम करने दो। काम करूँगा तभी तो पैसे कमाऊंगा ना। इसी तरह दुकान पर बैठे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब वो अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था, तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, अलादीन मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? तुम्हारे पिताजी की मौत की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपको पहले कहीं देखा भी नहीं। अलादीन, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बहुत सालों पहले मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। तब तुम बहुत छोटे थे, तो कैसे पहचानोगे? हाँ, याद आया। पिताजी ने आपके बारे में एक बार बताया जरूर था। हाँ, मैं आज तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाने आया हूँ जहाँ बहुत सारा गुप्त खजाना रखा है और फिर तुम माला माल हो जाओगे। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। खजाना? ठीक है, चलते हैं। फिर अलादीन उसके ऊंट पर बैठकर उसके साथ निकल जाता है और रेगिस्तान में चलते हुए वो पहाड़ों के बीच पहाड़ियों में मंजिल पर पहुंच जाता है और फिर वो अलादीन से आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां मांगता है। फिर अलादीन आग जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आता है और आग जलाने लगता है। आग जलाते ही और तेजी के साथ कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी और उसमें से एक बड़ा सा संगमरमर का पत्थर निकलता है, जिसमें एक अंगूठी लगी हुई थी। ये क्या हो रहा है? चाचा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हो क्या रहा है? अरे डरो नहीं मेरे बच्चे, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है जो तुम्हारा हो सकता है और तुम माला माल हो सकते हो अगर जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करो। अब ये अंगूठी पहन लो। अब तुम इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ और ये सीढ़ियाँ खत्म होते ही तुम्हें फलों से लदा हुआ बगीचा मिलेगा, लेकिन तुम उन्हें बिना हाथ लगाए आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम बेमौत मारे जाओगे। और फिर तुम्हें चलते हुए आगे बढ़ते जाना है, जहाँ तुम्हें एक जलता हुआ दीप मिलेगा। उस दीपक का तेल निकालकर वो चिराग तुम्हें मुझे लाकर देना होगा। फिर जैसे ही अलादीन उस अंगूठी को पहन लेता है, तो वो पत्थर अपनी जगह से हटने लगता है और उसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बन जाती है। कोई नीचे उतरकर नीचे जाने लगता है और वो नीचे जाते ही फलों के एक बगीचे में पहुंच जाता है, जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। फल देखकर उसे भूख लगाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता। और जैसे ही उसने खाने के लिए सेब तोड़ा, तो वो सेब मोती में बदल जाता है। ये फल कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। पहले एक फल तोड़कर खा लेता हूँ।
अरे वाह, ये तो माणिक में बदल गया। और फिर उसे एक जलता हुआ चिराग दिखाई दिया और उसका तेल निकालकर वो उसे फलों के ऊपर रख देता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसका जादूगर चाचा उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी करो मेरे बेटे, ये चिराग मुझे दे दो। चाचा, मेरे पास बहुत सारा सामान है, मेरी मदद के लिए आप नीचे आइए ना। पहले तो मुझे वो चिराग दो। पहले आप मुझे बाहर निकालिए। आप बड़े सड़ते रहो यहाँ पर, यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। ये सुनकर उसका जादूगर चाचा गुस्से में कुछ मंत्र बोलकर दरवाजा बंद कर देता है और अलादीन गुफा में बंद हो जाता है। ये पहले ही पता होना चाहिए था, मुझे इनके साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद तो करो। अपनी इच्छा बोलते ही वो अंगूठी छू लेता है और वो पलक झपकते ही अपने घर पहुंच जाता है और अलादीन को देखते ही उसकी माँ कहती है, अरे तू कहाँ चला गया था, मैं कितनी परेशान हो गई थी। जो हुक्म मेरे आका, मैं हूँ आपका गुलाम। हमारे लिए शाही दावत का इंतजाम करो। फिर देखते ही देखते सोने के 12 थालियों में खाना आ जाता है, जिसमें मिठाइयों के साथ साथ कई जायकेदार व्यंजन थे और फिर दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। और फिर एक दिन अलादीन अबू के साथ घूम रहा था और उसे एक ऐलान सुनाई देता है, अभी अपनी अपनी दुकानें बंद करो, रास्ते से हट जाओ। जो कोई भी राजकुमारी की तरफ देखेगा वो मारा जाएगा। राजकुमारी? मैंने उसे कभी नहीं देखा, आज मैं उसे देख कर रहूंगा। छुपकर राजकुमारी को देखने लगा। तभी राजकुमारी भी अलादीन को देखने लगती है। अलादीन उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी माँ से कहता है, अरे राजकुमारी से शादी करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो बंदी बना ले। माँ, मुझे मंजूर है। तुम अभी इसी वक्त अपने साथ ये हीरे ज़ेवरात लेकर महल जाओ और उस राजकुमारी का हाथ मांगो। फिर अलादीन की माँ ज़ेवरात की पोटली लेकर दरबार में पहुंच जाती है और सुल्तान के दरबारी उसे रोक लेते हैं। पर सुल्तान जानना चाहते थे कि उसके कपड़ों की पोटली में है क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी के लिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लाई हूँ। मेरा बेटा राजकुमारी से प्यार करने लगा है। तुम्हारे गरीब बेटे की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ शादी के बारे में सोचने की भी? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? फिर अलादीन की माँ घर आकर उसे सुल्तान की शर्त बताती है। माँ, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। फिर अलादीन चिराग घिसकर जिन को सुल्तान की शर्त बताता है और जिनसे हीरे ज़ेवरात के साथ गुलाम हाजिर करने को कहता है। माँ, इन्हें सुल्तान के पास ले जाओ। अलादीन की माँ नजराना लेकर दरबार में पहुंच जाती है, जिससे सुल्तान बहुत खुश होता है। वाह, बहुत खूब। मुझे मेरी बेटी के लिए महल चाहिए, तब भी मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी मंजूर करूंगा। माँ घर आकर अलादीन को सुल्तान की शर्त बताती है, तो अलादीन फिर से चिराग घिसकर जिनको अपनी इच्छा बताता है, तो वो रातों रात महल तैयार कर देता है, जो सुल्तान की खिड़की से दिखाई देता था। और वो अपनी बेटी की शादी अलादीन के साथ धूमधाम से कर देता है। जादूगर को अलादीन की अमीरी और उसकी शादी की खबर लग जाती है और चिराग खरीदने वाले का भेष बनाकर वो महल पहुंच जाता है। लेला लेला पुरानी चिराग क्या लेना, चिराग लेला, लेला लेला ना चिराग लेला। ये चिराग तो बहुत पुराना हो गया है, मैं इसे बदलकर नया चिराग ले लेती हूँ। अलादीन कितना खुश होगा। और फिर वो अपने पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लेती है और चिराग लेते ही जादूगर के चिराग घिसते ही जिन बाहर आता है। क्या हुक्म मेरे आका? मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस राजमहल को उठाकर दूर रेगिस्तान में ले जाओ, जहाँ इसे कोई न ढूंढ पाए। और एक ही पल में महल गायब हो जाता है और जब सुल्तान खिड़की से देखता है तो अलादीन का महल गायब हो चुका था और वो अलादीन को महल बुलाता है। आज तुम्हारे जादू की वजह से मेरी बेटी को मैं खो चुका हूँ। मेरी बेटी मुझे 4 दिनों के अंदर चाहिए।
नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अलादीन करीब 4 दिनों तक राजकुमारी को ढूंढता है पर उसे राजकुमारी नहीं मिलती। फिर अलादीन सोचने लगता है कि मैं अंगूठी की मदद लेकर देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। इतना कहते ही वो अपने आप ही महल के पास होता है जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान था। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलना है। मुझे अपना चिराग भी पाना है। और उसे एक बोतल में दवाई दिखाई और फिर राजकुमारी जादूगर के पास गई और उसे शरबत में मिलाकर दवाई पिलाई जिससे कि वो बेहोश हो गया। ये मुझे तुम दो क्यों दिखाई दे रहे हो? फिर दवाई का असर होते ही वो बेहोश हो जाता है और अलादीन उसकी जेब से चिराग निकालकर घिसता है। मैं आपका गुलाम हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? ये मैं वापस अपनी जगह पर पहुँचा दूँ। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुआ। फिर वैद सुल्तान उसे अपनी सल्तनत का राजा बना देता है और फिर राजकुमारी अलादीन